नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services। इस हफ्ते के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट हेडलाइंस को हम लोग देख लेते हैं 8 जून से 14 जून तक। अगर आपको इनमें से किसी भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके वो पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला आर्टिकल है हम लोगों का इस बार के इम्पोर्टेंट डेज से, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट डे है हमारा वर्ल्ड ओशन डे, जिसे हम कहते हैं महासागर दिवस। देखिए, ओशन डे जो है, इस बार की थीम आपको पता होनी चाहिए और साथ ही साथ द प्लैनेट ओशंस चेंजिंग टाइड, जो टाइड चेंज हो रही है उसके ऊपर है। और साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ओशन और कोरल रीफ्स हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी, ठीक है, हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग ओशन के ऊपर किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाते हैं। ये बहुत पुराना समय से मनाते आ रहे हैं और फाइनली 2008 में ये डिसाइड हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे करते करते इसको हमेशा से हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 भी यही कहता है कि हमारे जितने भी मरीन और ओशन के, सागर के जो हमारे संसाधन है उनको हमें प्रोटेक्शन देनी है। इसी प्रकार से हमारा अगला आर्टिकल आता है वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे के ऊपर। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे की प्रोटेक्शन के लिए 12 जून को ये मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं इंडिया में चाइल्ड लेबर की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आर्टिकल नंबर 24 है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ऐसे ही वर्ल्ड में भी यही है। इस बार का हमारा स्लोगन है सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, चाइल्ड लेबर जो है पूरा वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए कंट्रोल करने के लिए चीजें चल रही हैं, तो इसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको मैंने पिछले हफ्ते के आर्टिकल में ये बताया था कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक एकता अभ्यास किया गया है, जो कि मालदीव्स में ही हुआ है, राइट। उसी तरीके से एक और एक्सरसाइज है जो मुझे आपको बतानी है, वो है एक्सरसाइज का नाम है एक्वेरियन एक्सरसाइज। चौबाटिया उत्तराखंड में इसको कंडक्ट किया गया है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्वेरियन। अब देखिए, एक्वेरियन का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ही दोस्ती होता है। मालदीव्स लैंग्वेज में इसका मतलब दोस्ती है। जैसे हम कहते हैं ना फ्रेंडशिप, ऐसे ही ये हो जाएगी दोस्ती, एक्वेरियन। तो वहां से ये नाम निकला है, मालदीवियन लैंग्वेज से, और वहां से ये नाम जो है अब इसका किया गया है। इसका 12वां एडिशन हमें इम्पोर्टेंट है और हमें ये पढ़ना है कि इसका वेन्यू क्या है। इसका वेन्यू कहाँ पर है? अपने उत्तराखंड के चौबाटिया में। ये चौबाटिया एक टाउन है उत्तराखंड में, और ये पड़ता कहाँ है मैं आपको बता दूं, मतलब ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। चौबाटिया जो है ये अल्मोड़ा जो जिला है ना, अल्मोड़ा वहां पे पड़ता है। रानीखेत के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे कुमाऊं लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है। चौबाटिया का मतलब क्या होता है? चौ मतलब चार, बाटिया मतलब पाँच, ठीक है। इसके पास में आपको बाहरगांव, रानीखेत, पिखोली सब कुछ आसपास देखने को मिलेगा। बड़ी सुंदर जगह है जहाँ पे आपको एप्पल, एप्रिकॉट, प्लम्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे गार्डन्स और ऑर्चिड्स काफी सारे हैं, चौबाटिया, रानीखेत और अल्मोड़ा के पास ही, ठीक है भाई। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में अभी हाल फिलहाल में ही एक एक्सरसाइज की गई है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जो कि यहाँ पर तीनों कंट्रीज ने मिल करके अब एक अचीवमेंट ली है, परफॉर्म की है, ठीक है। ये एक्चुअली में जो स्टार्ट किया गया था ना, वो फरवरी में हो गया था कि हमने ऐसा करना है, पर करा तो अब है ना, करा तो पहले नहीं था, करा अब है।
ये स्टार्ट तो पहले से हो गया था, लेकिन इसका कोऑपरेशन और सारी जो चीजें हैं ना एक्सरसाइज के रूप में, वो अभी हाल फिलहाल में हुई है, 7 जून को की गई। अच्छा, कहाँ पे की गई है ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो की गई है गल्फ ऑफ ओमान पर। ठीक है भाई, याद हो जाएगा, गल्फ ऑफ ओमान। भारत की तरफ से आईएनएस तरकश और फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट, यूएई की तरफ से यूएई का, ये सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर के परफॉर्म किया है। अब गल्फ ऑफ ओमान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है इसके ऊपर से। गल्फ ऑफ ओमान जो कि ईरान और पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, तो उसी एरिया में इस पूरे को किया गया है परफॉर्म। और याद रखिएगा इसको, गल्फ ऑफ ओमान जो है, इसके आसपास ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यूएई, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है जो बिल्कुल इसको शेयर करते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल, मतलब मान लो कि 50 किलोमीटर की लाइन शेयर करता है, तो पाकिस्तान की लाइन तो बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा जो लाइन शेयर करता है वो ईरान शेयर करता है। तो एक ये भी वाला जो पूरा एक फैक्ट है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। डिफेंस न्यूज से आगे बढ़ते हैं तो भाई देखिए, यूएन के नॉन परमानेंट मेंबर्स में 5 मेंबर और शामिल हो गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारा यूनाइटेड नेशंस के बारे में, हमारा जो संयुक्त यहाँ पे राज्य है यूएन। यूनाइटेड नेशन के जो है मेन जो है ना, वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो कि मेन जिससे मिल करके यूनाइटेड नेशन बना है। इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में एक तो होता है इनका यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, एक जो एक संयुक्त सभा होती है। इसमें सारी कंट्रीज आती है, 193 की 193 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। वहीं यहाँ पर एक होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद में दो हिसाब किताब है, एक तो 5 परमानेंट है और 10 है नॉन परमानेंट। इन 5 परमानेंट में तो ये तो देखो 5 परमानेंट ही है, जो कौन कौन है यहाँ पर, चाइना, रशिया, यूएसए, यूके और फ्रांस। ये 5 तो इसके अंदर हो गए भाई परमानेंट। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 10 होते हैं नॉन परमानेंट, जो कि 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 2 सालों के लिए होते हैं। तो इसमें इंडिया भी था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अलग है। और ये यूएन जो है पूरा, उसके हेडक्वार्टर ज्यादातर आपको न्यूयॉर्क पे मिलेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल, इसका काम क्या है, पूरा एक तरीके से सारी चीजें देखना। और इसमें परमानेंट मेंबर आपको मैंने बता दिए, अब इसमें और जो है 10 परमानेंट मेंबर जुड़ गए हैं। ठीक है, नॉन परमानेंट, इनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, पूरा 2 साल। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसमें ये मेंबर कंट्रीज हैं, इनका भी एक पूरा तरीका होता है। 15 हो गए ना टोटल, 15 में से ये एक क्राइटेरिया होता है, मैं आपको समझा रही हूँ, सुनिएगा जरूर, इसको स्किप मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये आपके लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। इसमें क्या होता है कि ये 15 मेंबर्स ऐसे आते हैं, 3 आते हैं अफ्रीका से, 2 आते हैं एशिया पैसिफिक रीजन से, सॉरी यहाँ पे भी 3 है, 2 आते हैं यहाँ पर ईस्ट का जो पूर्वी यूरोप है ना वहां से, और 5 आते हैं वेस्ट के यूरोप से, और बाकी 2 आते हैं लैटिन अमेरिका से। ठीक है भाई, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर चलता है। और ये जो 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 तो चलो परमानेंट हो ही गई, जो बाकी के बचे हुए नॉन परमानेंट है, जिसके अंदर अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, सेरियालियोन, स्लोवानिया, उनके साथ में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये सब जुड़े हुए हैं। अभी हाल फिलहाल की प्रेसिडेंसी जो है वो यूएई के पास थी। ठीक है, अब तो वो है नहीं, तो प्रेसिडेंसी डिसाइड की जाएगी, अभी के लिए यूएई है। ये 2 सालों के लिए जो है यहाँ पर चूज किए जाते हैं, रोटेशन में सारा काम चलता है। जिनका काम होता है सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इनके चार्टर में ये साफ बात लिखी हुई है
कि इनको पूरा ऐसे प्रमोट करना होता है। अलग से कंसल्टेशन रूम होता है, पूरा देखा जाता है। इन्हीं के साथ में जब सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल मिलता है तभी पीस कीपिंग फोर्स, सुना है ना, जिनको ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं। ब्लू हेलमेट्स जो है ना, क्योंकि उनकी अपनी कोई यूएन की तो अपनी कोई मिलिट्री है नहीं, तो पीस कीपिंग फोर्स ही पूरा प्रोवाइड करती है। और इनके लिए अलग से यहाँ पे ब्लू हेलमेट्स रखे जाते हैं, याद रखिएगा। ब्लू हेलमेट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन के लिए काम करती है, जिसको पहले नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और यही यूएन जो है, यूएन का जो ग्रुप है वगैरह, वो काफी बार इंडिया की भी मदद उन्होंने करी। और यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में इंडियंस की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, इंडियंस की संख्या आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा। यूएन के बारे में याद रखिएगा, यूएन के अभी जो है 193 कंट्रीज हैं, आपको मैं ये बता ही चुकी हूँ। और 5 वाली कंट्री जो है वो वाली वो याद रखिएगा। और कुछ कुछ कंट्रीज में पार्ट नहीं है, जैसे कि तोकलायू, ट्रांसमित्रा, टर्क्स एंड कीकोस आइलैंड, इस तरीके की कुछ कंट्रीज हैं जो कि यूएन का पार्ट नहीं। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एक मैं करंट अफेयर इसमें और ऐड कर लूं, अभी ही न्यूज आई है कि यूनेस्को में यूएसए ने अपने आप को फिर से शामिल कर लिया है और जो डोनेशंस है वो देने के लिए मान गया है। कि आपको पता है कि फलस्तीन के चलते ईरान और यूएसए ने यूनेस्को से अपने आप को हटा लिया था, तो वापस से यूएसए जुड़ गया है, $600 मिलियन की फंडिंग देने के लिए भी तैयार है। ये एक करंट अफेयर है, वैसे हो सकता है कि मैं आगे आने वाले समय में इसको कवर अप कराऊंगी, पर अगर कभी रह जाए तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अभी यूनेस्को का ही टॉपिक आ रहा है। हमारे भारत के गल्फ ऑफ मन्नार के जो नेशनल पार्क है, वहां के डायरेक्टर जगदीश एस बाकन को यूनेस्को की तरफ से एक जो है अवार्ड दिया है, मिशेल बेटिस अवार्ड। ठीक है भाई, तो ये अवार्ड जो है दिया जाता है, इसको भी एक आप याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अभी क्यों दिया जाता है और ये होता क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला अवार्ड होता है कि भाई जो हमारे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए। जो हमारा पूरे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको भी तो मैनेज करना है ना अपने को बहुत बढ़िया तरीके से। तो उसके लिए इस पूरे को मैनेजमेंट करने के लिए ये मिस्टर जगदीश बाकन को अवार्ड दिया गया, जिसके अंदर उनको $12,000 वो भी दिए गए हैं। अभी इनकी मीटिंग हुई है पेरिस में, उसमें ये अवार्ड दिया। ठीक है, आपको पता है ना यूएसए का एक सॉरी यूनेस्को का एक प्रोग्राम चल रहा है, मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम के तहत ये दिया गया है रामनाथापुरम से बिलोंग करने वाले गल्फ ऑफ मन्नार के, जिनको यूनेस्को की तरफ से ये अवार्ड दिया, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है उनकी। ठीक है, क्योंकि मिशेल बाट से जो है उन्होंने ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए थे बायोस्फीयर रिजर्व का, उसी के लिए ये अवार्ड दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे पर अवार्ड जो है वो इंडिया बेस मिला है, इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर कितने हैं भाई, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करो और बताओ मुझे कि हमारे इंडिया में कितने नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको मिलेंगे। उन्हीं की प्रोटेक्शन करनी है, उसी के लिए अवार्ड दिया गया, बहुत जरूरी भी है। अगला आर्टिकल है हमारा, अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका के कारी इशाद मैंगोज को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है भाई, देखो भाई कर्नाटका में मैंगोज वगैरह काफी अच्छी वैरायटी में मिलते हैं। ये जो है ना इशाद मैंगोज, इशाद मैंगो की दो वैरायटी आती है, कारी इशाद और बिली इशाद। तो इस तरीके से ये वाला जो पूरा एक मैंगो है, कारी इशाद वाले को जीआई टैग दिया गया है, 2023 में दिया गया है। तो कितने सालों तक चलेगा, 2032, क्योंकि 10 सालों के लिए चलता है ना भाई। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैंगो है, इनकी खुशबू, इनका टेस्ट, इसके अंदर जो पल्प होता है बहुत ही बेहतरीन, इसीलिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है जीआई टैग का। ठीक है भाई, ये सबसे ज्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, ये कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ का जो एरिया है, उत्तरी कन्नड़ एरिया, वहां पर इसको उगाया जाता है। ठीक है भाई, और साथ ही साथ उत्तर कन्नड़ के साथ साथ ये एक वहां का तालुका है अंकोला, याद कर लो भाई। अंकोला कहाँ पर है, कर्नाटका, ये वहां के गांव में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला
मटेरियल आप कह लीजिए। तो कारी इशाद अपने आप के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बन सकता है उत्तर कन्नड़, कर्नाटका में। जीआई टैग मैं सबको बहुत ही बार बता चुकी हूँ, 10 सालों के लिए दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है 10 सालों के लिए। किस किस को मिल चुका है? केरला को सबसे ज्यादा, जो है लास्ट ईयर सबसे ज्यादा जीआई टैग केरल को मिले थे। ये सारे फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर कराए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको ये सारे फैक्ट्स ऑलरेडी आते हैं, बस आपको नई नई चीजें इसमें ऐड करती जाती है। ये वीकली करंट अफेयर हर वीक आते हैं, तो आप लोगों को हर वीक के करंट अफेयर को एक साथ लिखते जाना, आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, आपको लिखते जाना है सारी सारी चीजें। ठीक है भाई। अगला ये बहुत ही ज्यादा, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस समय तक ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुका है, साइक्लोन चक्रवात बिपराजो। बड़ा न्यूज में चल रहा है, स्टॉर्म अलर्ट है ये पूरा गुजरात के इलाके में, और पूरे नॉर्थ गुजरात में इसने बहुत ज्यादा दिक्कत दे दी है। तो अभी ये बहुत ही बड़ा है, ये ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आएगा ना, ये काफी बड़ा एक साइक्लोन आया है। आईएमडी ने इसको 6 जून को नोटिस किया था, फिर करते करते ये बहुत ज्यादा हो गया। ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अरेबियन सी में आएगा। ठीक है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक ये स्टॉर्म काफी बड़ा रूप ले चुका है। इसे एक्सट्रीमली सीवियर बोला गया है, जिसकी स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ता जा रहा है। ठीक है भाई। तो ये इस रीजन में आने वाला, अरेबियन सी में आने वाला ये सबसे बड़ा स्टॉर्म है, और इसी की वजह से राजस्थान के पूरे एरिया में बहुत तेज हवाएं भी चलेंगी, और कार्स बिल्डिंग्स का डैमेज भी होगा, गुजरात में भी होगा। असल में सबसे ज्यादा जो है राजस्थान के उदयपुर में इसका जो है बवंडर देखने को मिला है। उदयपुर की पिक्चर्स काफी वायरल हुई है, जहाँ पे काफी बड़ा बवंडर जो है वो देखने को इसको मिला है। तो ये भी एक आप याद रखिए, काफी सारे लोगों की इससे मृत्यु भी हो चुकी है, जान भी जा चुकी है। कई कई जगह पे ये थोड़ा वीक हो रहा है, जैसे भुज के एरिया में वीक हो रहा है, लेकिन कई जगह में काफी ज्यादा है। जो राजस्थान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे थोड़े आइसोलेटेड है, वहां पे इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो साइक्लोन बिपरा जो है ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है। इससे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बिपरा जॉय है, मतलब ये सारे जो नाम वाम है ये आप लोगों से पूछे जाते हैं। बिपरा जॉय जो है बांग्लादेश से आया था नाम, बिपरा जॉय। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिजास्टर। बंगाली लैंग्वेज में बिपरा जॉय का मतलब होता है डिजास्टर या फिर कैलमिटी, नुकसान करना। ये अभी बांग्लादेश ने किया है नाम। और ये नाम जो है, ये ऐसा नहीं कि सारा बांग्लादेश देती है नाम, ये जो है ना एक लिस्ट तैयार है। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर कतर, तो ये सारी जो है ना कंट्रीज मिल करके ये नाम यहाँ पे देती है। इंडियन ओशन के रीजन में पनपने वाले जितने भी हैं यहाँ पर, और जो जो कंट्री यहाँ पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर है, वो सब मिल करके ये नाम देते हैं। ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से नाम देते हैं, ये वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर के नाम देते हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी साइक्लोन के नाम के ऊपर कंफ्यूजन। तो इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, ये एक सिंगल कंट्री नहीं देती। जैसे इंडिया ने ऑलरेडी दिया, आपने सुना होगा साइक्लोन गति, गति साइक्लोन इंडिया का नाम था, और गुलाब साइक्लोन आया था बीच में। ऐसे करते करते साइक्लोन जितने भी आते हैं वो अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे नाम देती है। अभी हाल फिलहाल में एक, ये तो चलो अरेबियन सी में हो गया, ऐसे बे ऑफ बंगाल में आया था साइक्लोन मोका। मोका आपको पता है ना, मोका एक कॉफी का नाम है, ये यमन द्वारा नाम दिया गया था साइक्लोन मोका, ये कॉफी की एक वैरायटी का नाम होता है। मोका वो कॉफी है जो कि यमन में ही जिसकी शुरुआत हुई थी, ये कॉफी की शुरुआत भी यमन में ही हुई थी, मोका। और आज के टाइम पे ये स्टारबक्स, सीसीडी ऐसी जगह पे बहुत कॉमनली मिल जाती है। अगले आर्टिकल पे आते हैं हम लोगों के, सागर समृद्धि पोर्टल। ये सागर समृद्धि पोर्टल अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। सागर समृद्धि, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सागर के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया है, ताकि सागर में हम लोग क्या कर सके, समृद्धि को बढ़ा सके। जिसमें हम लोग यहाँ पर जो है ड्रेजिंग, ऑनलाइन ड्रेजिंग को रोका जाए। अब मैं ये बता दूं कि भाई ऑनलाइन ड्रेजिंग होती क्या है। ड्रेजिंग क्या होता है कि जो भी पानी होता है,
पानी के निचले हिस्से में, चाहे वो लेक है, चाहे वो कोई भी तालाब है, कुछ भी है, उसमें ना अपने आप कुछ कुछ चीजें ना जमा होती जाती है, पत्थर जमा होते जाते हैं, और वो धीरे धीरे जब भी वो वहां से बोट जानी होती है, कोई वहां से कोई भी शिप जानी होती है, तो उसका रास्ते में अटकती है। उसे कहते हैं ड्रेजिंग। तो ड्रेजिंग मतलब क्या होता है? उसको हटाना। तो सागर समृद्धि में वो जो ड्रेजिंग कहाँ कहाँ पे है और उसको कैसे कैसे हटाया जा रहा है, उसके लिए इसको बनाया गया है सागर समृद्धि पोर्टल। ठीक है भाई। बनाया किसने है? ये हमारी पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री होती है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा इसको पूरा बनाया गया, जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेंगे। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो ऐसी चीजों में। तो ड्रेजिंग के लिए इंडिया में है, गाइडलाइंस तो पूरी चल ही रही है, तो उसी के तहत इसको बनाया गया है। और ये बनाने वाली जो कंपनी है, उसका नाम है, जो ये कंपनी ने तैयार किया है वेस्ट टू वेल्थ के तहत, नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर स्पोर्ट्स वाटरवेज वाली। तो उन्होंने इस पूरे को इंडिया में एक डेवलप किया है, काफी अच्छा सिस्टम है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है हम लोगों का, अभी एमएसपी अनाउंस हो रहे हैं समर के लिए। और इस एमएसपी में ये बोला गया है कि 5 से 10% की खारिफ क्रॉप्स की, जो अभी खारिफ क्रॉप्स आई हैं, इनमें वृद्धि देखी जाएगी। तो अभी बात ये भी चल रही है कि क्या हमें एमएसपी के पूरे सिस्टम को लीगल कर देना चाहिए? अगर हम इसको लीगल कर देंगे तो इसके फायदे होंगे या नुकसान होंगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जो पूरा हमारा एमएसपी का सिस्टम है, अगर इसको सरकार द्वारा लीगलाइज कर दिया जाता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या इससे हमारे, क्या इसके फायदे होंगे और क्या इसमें चैलेंजेस है? देखो, फायदे हैं बिल्कुल, बहुत से फायदे हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी काफी सारे। तो वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं, उसको भी आप जरूर बताइए। एमएसपी आप सभी लोग जानते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हमारे भारत में जो है एफसीआई द्वारा सरकार हमारे किसानों से जो है 22 क्रॉप के ऊपर इसको प्रोक्योर कर लिया जाता है। तो सरकार ये ऐसा कह रही है कि इस बार आने वाले सीजन के लिए 5 से 10% एमएसपी में वृद्धि की जाएगी। अगर वृद्धि होती है तो फिर व्हीट और राइस की बिक्री सबसे ज्यादा होगी, और उगाया भी सबसे ज्यादा जाएगा। और उगाया ज्यादा जाएगा, बिक्री ज्यादा होगी, तो उससे हमारे लैंड को और सॉइल को भी नुकसान पहुंचेगा। चलो, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। एमएसपी जो है वो रिकमेंड कौन करता है? सीएसीपी। फुल फॉर्म बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में पढ़ के गए होंगे आप सभी लोग, यूपीपीसीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये भी जरा बताइएगा मुझे, सीएसीपी। अगला है हम लोगों का यहाँ पर, ईरान ने अपनी पहली सुपरसोनिक, सॉरी हाइपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर तैयार की है। और ईरान की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है फतह। फतह करके एक मिसाइल आई है, नई सुपरसोनिक मिसाइल है, सॉरी हाइपरसोनिक, सॉरी सॉरी हाइपरसोनिक है ये। और हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? जिसकी स्पीड जो है ना, वो हाइपरसोनिक वाली मिसाइल की स्पीड 5 से 25 गुना हो सकती है स्पीड ऑफ साउंड से। या फिर आप कह लो 1.6 से लेकर के 8 मीटर पर सेकंड तक इसकी स्पीड जाती है, इसे कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। वैसे तो स्पीड अलग अलग होती है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है ना? तो ये अपने याद रखिएगा। सबसोनिक सबसे कम होती है, जिसकी स्पीड काफी मतलब कम सी होती है। तो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक है। तो अभी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की गई है, ईरान की, नाम है फतह। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सभी लोगों को, इजी सा टॉपिक है। फतह, फतह का मतलब होता है जीत। ठीक है, जीत हासिल के ऊपर है ये पूरा। अगला आर्टिकल है हम लोगों का, अभी हाल फिलहाल में एक वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ है। और उस वोल्केनो का नाम है माउंट मेयोन। मेयोन वोल्केनो, जो कि फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा। फिलीपींस का एक रीजन है जिसका नाम है बिकोल। बिकोल रीजन में ये पूरा देखने को मिला है। बहुत ही, ये बिकोल का जो पूरा एक है, ये एक परफेक्ट कोन के लिए जाना जाता है। इसका जो पूरा एक बनता है ना, कोन की शेप में बनाता है ये। ठीक है भाई, इसको भी याद रखिएगा। ये विस्फोट जो है, ये एक मैं आपको बता दूं, ये एक सक्रिय मिश्रित है।
ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें ना एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। सक्रिय मिश्र। अगला हमारे अभी, ये अभी हमारे जो स्टील और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका ऐसा कहना है कि इंडिया जो है पहले फोर्थ हुआ करता था, अब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है कच्चे इस्पात का, स्टील का। अब ये चीज बताई गई है, तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं। और टॉप पे कौन है? फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे कौन है? इंडिया, थर्ड पे कौन है? जापान। टॉप तीन पता हो बहुत होते हैं। ठीक है भाई, तो आपको टॉप तीन पता है ना, याद कर लीजिएगा इसको। इंडिया जो है वो यहाँ पर, वैसे अगर बात करूं मैं स्टील की, तो भी हम सेकंड नंबर पे हैं। और अब कच्चे इस्पात पे भी हम लोग सेकंड नंबर पे पहुंच गए। इंडिया जो है उसने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया है, 6.72 मेट्रिक टन का हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट भी किया है। पास्ट 9 सालों की अगर मैं बात करूं तो सेल, गेल, काफी सारी हमारी ऐसी हैं जिन्होंने कच्चे इस्पात को एक्सपोर्ट करने में, निर्यात करने में इंडिया की काफी ज्यादा मदद करी है। अगला आर्टिकल है हमारा अभी, सोल ऑफ स्टील। स्टील का मतलब कि भाई स्टील से बनी हुई क्या है, आपकी जो आत्मा बनी है वो स्टील से बनी हुई है। ये एक आत्मनिर्भर गिर्यारोहण करके इस पूरा प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, पुराना है। और ये अब स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका था, अब लास्ट फेज चल रहा है इसका। ये जो है सोल ऑफ स्टील, ये गढ़वाल, हिमालय, जोशीमठ, उत्तराखंड के इलाके में पूरा स्टार्ट किया गया था। पहले स्टार्ट ये जनवरी में हुआ था। और सबसे ज्यादा जो इसकी जो पूरी ट्रेनिंग थी और वो सारी थी, वो कहाँ की गई थी? नंदा देवी में। नंदा देवी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड का है, वहां पे किया गया था। इसमें क्या था? इसमें ये देखा गया था कि हर एक व्यक्ति, हर एक हमारे जो जवान है, वो कितनी ऊंचाई यहाँ पे कर सकते हैं, उनकी सहन शक्ति का परीक्षण जो है यहाँ पर वो किया गया था। ये जो है पूरा क्लॉ, क्लॉ का मतलब क्या होता है? कॉन्कर लैंड एयर वाटर। ठीक है, असल में क्लॉ के नाम से जो ये पूरा एक इनिशिएटिव है, कॉन्कर लैंड एयर वाटर, ये एक अलग से फोर्सेस हैं जिसमें जितने भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, कोई भी कंट्री का आ सकता है इधर। जो भी ऐसे लोग जिनकी डिसेबिलिटीज है, जिनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, वो सारे यहाँ पर आ सकते हैं और पूरा एक बना सकते हैं इसको। मेजर विवेक जैकोब जो कि पैरामिलिट्री के स्पेशल ऑफिसर थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें आप किसी भी रिलीजन के, किसी भी कंट्री से बिलोंग करने वाले आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इन्होंने अपना ये पूरा स्टार्ट किया था। असल में इसको स्टार्ट किया गया था, इस इनिशिएटिव को 14 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन हमारा आर्म्ड फोर्सेस डे भी मनाया जाता है। तो उसके लिए ये टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए, स्किल ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए किया गया था। और जैसे कि आपको पता है कि एक्चुअली में इसी के जैसा एक कैंपेन यूरोप में हुआ, उसी की लाइनेज पे इंडिया में भी इसी प्रकार का एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आपको मैंने बता दिया, सोल ऑफ स्टील। स्टील से बनी हुई आत्माएं, उसके ऊपर इस इनिशिएटिव को पूरा स्टार्ट किया गया है। अपने आप में इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। कहाँ पे हुआ है इसके बारे में आपको जरूर रटना है, कहाँ पर हुआ है। ठीक है ना। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अगला आर्टिकल है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव जो है अभी इसकी एक इनॉग्रेशन किया गया है दिल्ली के अंदर। क्यों किया गया है? ताकि जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी हमारे सिविल सेवक हैं, उनके लिए एक नया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उनके लिए एक नए तरीके से जो है उनका जो सिलेबस है, उनकी जो चीजें हैं उसको, मैं ये नहीं कह रही यूपीएससी का सिलेबस बदल जाए, यूपीएससी नहीं, यूपीएससी क्लियर करने के बाद जो सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं, उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो काफी ज्यादा नॉन इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा अनइंटरेस्टिंग टाइप है। तो उसमें चेंजेस लाए जाएंगे ताकि उसको काफी इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, उसमें अच्छी अच्छी चीजों को, मतलब उसमें आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई नई चीजों को ऐड किया जाए।
तो उसके लिए एक नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव नई दिल्ली में स्थापना की गई है। आपसे पूछा जाता है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव किसके लिए स्थापित किया गया है, तो वो किसके लिए का जो आंसर होगा वो सिविल सर्वेंट्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। याद हो जाएगा सभी लोगों को। आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का कि इस बार का, ये 2023 की बात हो रही है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 2023 का मिस वर्ल्ड का जो पेंजेंट होता है, प्रतियोगिता है, वो इस बार कौन सी कंट्री होस्ट कर, सीधा पूछा जा रहा है। सिर्फ होस्ट का नाम बताना है और ये भी बताइएगा कि लास्ट टाइम उस कंट्री ने कब होस्ट किया था। लास्ट टाइम वो कब, किसके द्वारा होस्ट की गई थी। यहाँ तक अपना आर्टिकल्स कंप्लीट कीजिए, जितने भी बताए हैं उन सबको अच्छे से पढ़िएगा, जरूर लर्न कीजिएगा। इस तरीके से हर हफ्ते आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, उनको आपने पढ़ना है, लर्न करना है, समझना है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में अगले हफ्ते और नए इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।